हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत के भू आकृतिक प्रदेश। यह BA तृतीय वर्ष का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और भारत के भूगोल के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भारत के भू आकृतिक प्रदेश हैं, क्योंकि बिना इनके अध्ययन के हम भारत की जलवायु, वनस्पति, भू आकृतिक संरचना, अपवाह तंत्र, कृषि, पशुधन और खनिज उत्पादन इन सबको हम नहीं समझ सकते। इसलिए इन सब का आधार तैयार करने के लिए हमें इस टॉपिक का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। भारत जो है क्या है, एक विविधता वाला देश है। इस विविधता में बात करें तो भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता तो है ही सही, साथ ही साथ यहाँ पर भौतिक विविधताएं भी बहुत सारी है। भारत में जहाँ हम देखें कि यहाँ मैदानी भाग भी है, पर्वतीय प्रदेश भी है, पठारी भाग भी है, मरुस्थलीय क्षेत्र भी है और द्वीप समूह भी इसमें सम्मिलित है। तो इस तरह से जो भारत में है भू आकृतिक प्रदेश जो है काफ़ी सारे प्रकार के हैं और काफ़ी इसमें विविधता रखते हैं। जो सर्वाधिक जो भाग है भारत के कुल क्षेत्रफल में जो फैला हुआ है वो है मैदानी भाग। लगभग कुल क्षेत्रफल के 43% भाग पर मैदानी प्रदेश का विस्तार है। यदि हम देखें तो भू आकृतिक विज्ञान के आधार पर भारत को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा दक्षिण का पठार, तीसरा उपयुक्त दोनों के मध्य का क्या है विशाल मैदान और चौथा है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत मूल रूप से हम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं, साथ ही पूर्वांचल की पहाड़ियों को भी। और दक्षिण का जो पठारी भाग है उसमें गोंडवाना लेन का जो भाग है, भारत के दक्षिण का जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय भाग, उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और जो मैदानी भाग है वो उसके अंतर्गत हम गंगा यमुना द्वारा निर्मित मूल रूप से इस मैदानी भाग को हम सम्मिलित करते हैं, साथ ही ब्रह्मपुत्र के मैदान को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तटवर्ती मैदानों एवं द्वीप समूह में भारत की जो है बहुत ही विस्तृत तटवर्ती सीमा है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और द्वीप समूह के अंतर्गत मूल रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह का इसमें हम अध्ययन करेंगे। पहला जो भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, आज हम उसका अध्ययन विस्तृत से करेंगे। यह जो पर्वतीय भाग है ये पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है भारत में उसकी 25 किलोमीटर है और ये बहुत ही अविच्छिन्न रूप से यानी कि लगातार ये फैला हुआ है। और यदि हम देखें कि इसकी जो चौड़ाई है वो अपेक्षाकृत पश्चिमी भाग में अधिक है और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे इसकी चौड़ाई में क्या आती चली जाएगी, कमी आती चली जाएगी। अब इस बात को हम थोड़ा समझने के लिए हमें भूविज्ञान के या फिर हम कह सकते हैं भू आकृतिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट के बारे में, एक सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक बात कहना चाहूँगी कि जो वर्तमान में हिमालय है, ऐसा मानना है विद्वानों का कि वर्तमान में जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले क्या हुआ करता था, टिथिस सागर। अब ये टिथिस सागर क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो उसको हम जानने के लिए हम देखते हैं पिछले हम कुछ अध्यायों में चलते हैं जिसे हम भौतिक भूगोल में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि प्रारंभ में ऐसा माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा मान्यता है टेक्टोनिक सिद्धांत की है। और साथ ही वेगनर ने एक थ्योरी भी दी थी जिसका है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी हम कहते हैं। उसमें माना गया है कि जो वर्तमान में महाद्वीप है ये सब एक विशाल भूखंड से के रूप में मौजूद थे, यानी कि सब जुड़े हुए थे आपस में। और इस विशाल भूखंड के आसपास क्या था, बहुत बड़ा महासागरीय क्षेत्र था। इस भूखंड को तो कहा पेंजिया और जो आसपास फैला हुआ जलीय भाग था उसको कहा पेंथालासा। और जब बाद में उस पेंजिया भूखंड के कुछ वर्षों बाद में किन्हीं कारणों से दो टुकड़े हो गए, जिसमें पहला टुकड़ा क्या है अंगारा लैंड और दूसरा दक्षिणी भाग जो क्या है गोंडवाना लैंड। दो टुकड़े हो गए और इन दो टुकड़ों के अलग अलग नाम थे। उत्तरी भाग का क्या था अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग का गोंडवाना लैंड। अब ये उत्तरी और दक्षिणी हम किस तरह से कह रहे हैं कि बीच में क्या थी विषुवत रेखा थी, तो विषुवत रेखा के उत्तरी भाग का हिस्सा ये था और दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड था। इन दोनों हिस्सों के दो टुकड़ों में बट जाने की वजह से इनके बीच में एक विशाल भूसन्नति का निर्माण हुआ। अब भूसन्नति को हम आगे भौतिक भूगोल में पढ़ चुके हैं। भूसन्नति का निर्माण हुआ और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जो नदियाँ थी उन्होंने इनमें क्या हुआ सागर में अवसाद जमा किए, तो ये छिछला दलदल और
तलछट जमाव के कारण एक विशाल सागर का निर्माण हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, तैथिस सागर। किसी कारणों से ये दोनों जो भूभाग है एक दूसरे की ओर खिसके, इनके दबाव की वजह से जो बीच में जो मलबा था उसमें क्या पड़ गए, वलन पड़ गए, और उससे क्या निर्मित हुआ, हिमालय पर्वत। इसीलिए मैंने कहा कि वर्तमान में जहाँ हिमालय है वहाँ क्या हुआ करता था, तैथिस सागर। तो ये बात हमें समझ में आ गई है कि जो हिमालय है वो तैथिस सागर के हिस्से के रूप में मौजूद है। और अब अगर हम बात करें तो इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं कि तैथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थल भी हम इसको कह सकते हैं। हिमालय विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो ये चीज़ हमारे लिए ध्यान रखने वाली है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, नवीन मोड़दार। मोड़दार का मतलब जिसमें मोड़ पड़ गए हों, वलन पड़ गए हों। और नवीन किस लिए, क्योंकि हाल ही कुछ ही वर्षों पहले, मैं कह सकते हैं कुछ हजारों सौ वर्षों पहले यही निर्माण हुआ था हिमालय का। अभी भी हिमालय में धीरे धीरे इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, अभी भी इसमें संचलन हो रहा है हिमालय में। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हिमालय क्या है, नवीन मोड़दार पर्वत है। वर्तमान में जो स्थिति वो है कि हिमालय जो है दक्षिणी प्लेट फेरने के सिद्धांत के अनुसार हिमालय जो क्या है, दक्षिण में जो प्लेट है उसको, और उत्तरी भाग में कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या था, तैथिस सागर हम कह सकते हैं। उसकी जगह पर हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। और इसका निर्माण कब हुआ, टर्शरी काल में। अब जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है यानी कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा ट्रांस हिमालय पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब पहला जो हम पढ़ते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसके अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियाँ आती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंदर कितनी श्रेणियाँ आती है, 3 प्रमुख श्रेणियाँ। इसको हम कह सकते हैं वृहद हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय या बाह्य हिमालय। इसको हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। कहने का मतलब है हम उत्तर से कहाँ बढ़ रहे हैं, नीचे की ओर। तो उस क्रम में हमारे बृहद हिमालय है, सबसे ऊपर जो फैला हुआ विस्तार है, और बीच वाला जो भाग है वो कहलाएगा लघु या हिमाचली श्रेणी। और दक्षिणी जो छोर है, मतलब हम जैसे जैसे हिमालय से निचले भागों की ओर आएंगे वैसे हम इनका क्रम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं बृहद हिमालय। इसे हम क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। और ये हिमालय का सबसे ज़्यादा बर्फीला हिमालय है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई हमें बहुत अधिक मिलती है। यह सिंधु नदी के गौड़ से अरुणाचल, सिंधु नदी कहाँ बनाती है गौड़, सिंधु नदी यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है सिंधु नदी की। और ये कश्मीर में होती हुई बाद में कहाँ प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान में। तो सिंधु नदी का गोश इस स्थान पर है। तो सिंधु नदी के गोश से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि जो पूर्वी भाग में है, पूर्वी भारत की तरफ, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसका विस्तार है, किसका, बृहद हिमालय का। विश्व की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ मिलेगी हमें, इसी बृहद हिमालय में मिलेगी। और जो माउंट एवरेस्ट है इसको हम सागर माथा भी कहते हैं, और ये विश्व की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो वो भी हमें कहाँ मिल रही है, बृहद हिमालय में। इस श्रेणी का जो ढाल है क्या है, उत्तर से कहाँ है, दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका ढाल है। और यहाँ पर जो नदी बहती है सिंधु नदी, इसको सांपो नदी भी कहते हैं। ये जो है इसका ढाल उत्तर से, इस श्रेणी का ढाल क्या है, उत्तर की ओर है, मंद है, किंतु दक्षिण की ओर तीव्र है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम जब उत्तर की भाग की ऊंचाई अधिक है और निचले भागों में ऊंचाई में कमी आ रही है तो ढाल किस तरफ होगा, उत्तर से दक्षिण भाग की ओर तीव्र होगा। इस श्रेणी के मध्यवर्ती भाग में यानी कि इस श्रेणी के मध्यवर्ती भाग में गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ बहती है। इस श्रेणी को काटकर सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा, ये सब नदियाँ यहाँ पर पूर्ववर्ती घाटियों का निर्माण करती है। अब जो ये पूर्ववर्ती घाटियाँ जो है, इस पर बहुत बार काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती है। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब ये है ऐसी नदी
जिसका विकास, मान लीजिए ये कोई भूभाग है, इस भूभाग का यानी हिमालय का बाद में उत्थान हुआ है, परंतु कुछ नदियाँ ऐसी थी जो पहले से यहाँ मौजूद थी, और बाद में जब इसका उत्थान हो गया हिमालय का, तो उसको काटते हुए भी इन नदियों ने धीरे धीरे अपनी घाटी का निर्माण कर लिया। तो वो जो घाटी निर्मित होगी वो पूर्ववर्ती नदी होगी, और ऐसी नदियाँ क्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाएगी। ठीक है। अब जो है, जो महान हिमालय है या बृहद हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। और इसमें जो प्रमुख चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब कौन से भाग की है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित चोटियां हैं ये। ठीक है। अब अक्सर से आप एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है कि भारत सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये अक्सर कंफ्यूजन का विषय है, परंतु इसको हम समझते हैं। हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है, हिमालय में जो है उसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। परंतु भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? भारत का वो क्या है? केटू। इसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी? 8611। परंतु ये जो है केटू, ये किस में है? पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में। इसलिए हमने क्या कहा? भारत का। ठीक है। और भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? कंचनजंगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो तो कंचनजंगा है, और भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पीक है, वो क्या है? केटू है। परंतु ये कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर में। और कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम राज्य में, और नेपाल की सीमा पर है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो भाग है लघु हिमालय। चलो, इसमें एक बात और है कि हिमरेखा। अब हिमरेखा क्या होती है? हिमरेखा का मतलब है वह रेखा जिसके ऊपर तापमान सदा क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी कि हिमरेखा के प्रारंभ होते ही हमें क्या मिलने लग जाएगी? बर्फ का जमाव देखने को मिलने लग जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और जो हिमरेखा की जो ऊंचाई है, पश्चिमी भाग में अधिक है, और पूर्वी से भाग में ये कम है। उसका कारण क्या है? उसका कारण हम ये है कि जो पश्चिमी भाग है वो अधिक शुष्क है, और जो शुष्कता जहाँ पर होगी वहाँ पर हिमरेखा की ऊंचाई मिलेगी। दूसरा जो भाग है लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी, इसका विस्तार हिमालय के दक्षिण में है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर। किसके दक्षिण में है ये? मुख्य हिमालय या बृहद हिमालय के दक्षिण में, ऐसे लंबवत फैला हुआ है। बृहद हिमालय, और फिर लघु हिमालय, और फिर हिमाचल हिमालय, इसको हम कह सकते हैं। हिमाचल हिमालय के बाद में सबसे छोटा है जो है शिवालिक हिमालय। अब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर के बीच में, और औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच में है। लघु हिमालय के अंतर्गत कई छोटी छोटी श्रेणियां हैं, जिसमें जिसमें हमारे क्या है? नंगा पर्वत, कामेत, धौलागिरी, मंकालू और कंचनगिरी, ये सब इसकी चोटियां हैं। अगला जो है मेन जो है पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी। इनके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और जो ऑब्जेक्टिव प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, अलग विकल्प वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें इनके बारे में पूछ लिया जाता है। पीर पंजाल जो श्रेणी है ये किन नदियों के बीच में? झेलम और वाश नदियों के बीच में फैली हुई है। और इस श्रेणी से दो प्रमुख दर्रे निकलते हैं, बनियार और पीर पंजाल दर्रा। दूसरा है धौलागिरी की श्रेणी, जहाँ अलकनंदा बद्रीनाथ के पास बृहद हिमालय को पार करके निकलती है। और तीसरा जो है नाग टिब्बा श्रेणी, और चौथी है महाभारत श्रेणी। इसका विस्तार कहाँ पर है? नेपाल में। अक्सर आपसे इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महाभारत जो श्रेणी है उसका विस्तार कहाँ पर है? नेपाल में। अब यहाँ एक जो तथ्य है वह यह है कि महाभारत श्रेणी जो है इसका विस्तार नेपाल में है, और लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य है। यानी कि बृहद हिमालय का ये वाला भाग और लघु हिमालय का ये वाला भाग, इन दोनों जो हिमालय है, दोनों भाग है, इनके मध्य दो खुली घाटियों का निर्माण हुआ। ये बृहद हिमालय और ये लघु हिमालय। इसके बीच में एक तो कश्मीर घाटी और इधर नेपाल में काठमांडू घाटी, इन दो घाटियों का
विकास हुआ है। अब आता है कश्मीर और काठमांडू जो घाटियाँ हैं उनकी रचना किससे हुई है? झीलों के निक्षेपण से हुई है। प्रारंभ में इनमें यहाँ पर झीलें निर्मित होगी, परंतु धीरे 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 इनमें निक्षेपण हुआ और उससे क्या निर्मित हो गई? इन घाटियों का निर्माण हो गया। अब कश्मीर में जो पाई जाने वाली जो डल झील है वो किसका उदाहरण है? वुलर झील और डल झील इसी प्रकार की घाटी का उदाहरण है। अब हम आते हैं एक और तथ्य पर। लघु हिमालय का जो ढाल है उसके ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कश्मीर में तो क्या कहेंगे उन्हें? मर्ग। आपने नाम भी सुना होगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो ये गुलमर्ग और सोनमर्ग क्या है? छोटे छोटे हरे घास के मैदान हैं। और उत्तराखंड में इनको क्या बोलेंगे हम? बुग्याल और पयार कहेंगे। ठीक है। और ये जो क्षेत्र है खेलों के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। जो भारत के जो प्रसिद्ध जो हिल स्टेशन हैं, बहुत सुंदर जो रमणीय स्थान है, शिमला, मसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब किस में फैले हुए हैं? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ये विस्तृत हैं। शिवालिक श्रेणी तीसरा जो भाग है ये लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब में फोटवार बेसिन से होकर कहाँ तक है? पूर्व में कोसी नदी कहाँ है? बिहार में। तो ये बिहार तक इसका विस्तार है। हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में ये अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व में यह क्रमशः सकरा होता चला जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे मैदानी भाग का विस्तार बढ़ता चला जाएगा। इस कारण इसका विस्तार क्या है? कम चौड़ाई है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। अब नवीन भाग किस लिए है? क्योंकि यह भाग जो है इसमें नदियों द्वारा जो ढाल तीव्र होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तलछट जमाव कर दिए गए हैं, इसलिए नवीन भाग है। और इसकी औसत ऊंचाई भी कम है, जो कितनी है? 600 से 1500 मीटर। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को हम क्या कहेंगे? पश्चिम में तो कहते हैं दून। आपने सुना है देहरादून? दून क्या है? घाटियाँ हैं। जैसे और पूर्व में द्वार, जैसे कि हरिद्वार। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगली क्लास में हम दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है? पश्चिम का मैदानी भाग, या हम कह सकते हैं भारत का गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का विस्तृत मैदानी भाग, जो कि सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो थैंक यू।